हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो करंट में एग्ज़ाम चल रहे हैं उन सारी शिफ्टों का पूरा इसमें हम लोग निचोड़ देखने वाले हैं। और ये 18 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आपके सारे इसमें हम लोग क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। और इसमें हम लोग जीके जीएस साइंस कंप्यूटर और करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस इसमें हम लेके आए हुए हैं। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए इसे। और ये आज की मैराथन क्लास होने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आज का पहला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो इनको अच्छे से देखिए। देखिए, महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान खादी का प्रचार किया था। खादी किस वस्तु से बनी थी? ठीक है, तो देखिए ऊन से, कपास से, रेशम से या सिल्क से। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, अगर हम लोग इसमें खादी की अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं जो कपास थी, कपास थे, कपास से खादी बनी हुई थी। तो आप लोग ये इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। खादी मुख्य रूप से कपास से हाथ से काता और बुना हुआ कपड़ा है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रचार किया था। हालांकि खादी में अब ऊन और रेशम का भी उपयोग किया जाता है, तो ये भी अब शामिल हो गए हैं। उस समय मेनली कपास ही था। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से देखना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। इनको अच्छे से देखिए और इनका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत कौन सा आर्थिक मॉडल लागू किया गया था? महालनोबिस मॉडल लागू किया था, गया था, या एलपीजी मॉडल, या गांधीवाद वादी मॉडल, या बॉम्बे प्लान। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, बेसिकली आप लोग जानते हैं 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी यानी एलपीजी रिफॉर्म आए हुए थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एलपीजी मॉडल पर यह मतलब आधारित था। और ये क्वेश्चन बन चुका है 1991 में जब नई आर्थिक नीति आई थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री अगर पूछ दे तो आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ये वित्त मंत्री थे उस समय के। देखिए यहाँ पे 1991 की नई आर्थिक नीति को विकास के लिए आप कह सकते हो एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। इस नीति के 3 मुख्य घटक थे। ठीक है, यल से था उदारीकरण, जिसे लिबराइजेशन कह सकते हो। ठीक है, इसका अर्थ था कि अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार उन्मुख बनाना और आयात शुल्क में छूट देना। ये इसका अर्थ भी पूछ सकता है, तो ये भी देख लीजिए। पी से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, निजी और विदेशी खिलाड़ियों के लिए बाजार खोलना। तो ये इसका अर्थ था। ठीक, तो ये सारे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जी से ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ठीक है, इसका अर्थ आप लोग देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वारा वैश्विक स्तर पर खोलना। ठीक, तो ये इसका अर्थ आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर बताइए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इससे प्रॉफिट हो सके, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो यही सारे हम क्वेश्चन लाए हुए हैं और इसका आप लोग डिस्क्रिप्शन अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है एनालिसिस की, वो सारी आप क्लासेस देख सकते हैं, इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आप लोग देख लीजिए। और रेलवे ग्रुप डी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी एनालिसिस के वीडियो हम लोग ला रहे हैं, तो वो भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, सुब्रत कुमार चट्टोपाध्याय ने, भगत सिंह? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्योंकि यही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं
वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। ये देश का अपने राष्ट्रीय गीत है, तो ये आप सभी लोग जानते ही हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ठीक है द्वारा 1875 में संस्कृत में लिखा गया था। तो ये भाषा भी आप लोग देख लीजिए और सन भी आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को मतलब वहाँ अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको फंसना ना पड़े। देखिए, बाद में इस गीत को 1882 में उनके प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया गया था। यह गीत स्वतंत्रता, यहाँ देख सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। तो ये चीज़ें भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें कि आप लोग डेटे देख लीजिए, वरना आप वहाँ फंस सकते हैं। तो अच्छे से डेटे भी देख के जाइए। देखिए, मलेरिया और कालाजार किस से होता है? विषाणु से होता है, जीवाणु से, कवक से, या प्रजीवकण से? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, मलेरिया और कालाजार की यदि बात करें तो ये प्रजीवगण ठीक है इससे होता है। इसे आप लोग प्रोटोजोआ भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को अच्छे से समझना है। देखिए, मलेरिया और कालाजार दोनों प्रोटोजोआ यानी इसे हम लोग प्रजीवगण भी कह सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना के कारण होने वाले रोग हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, ये भी आप लोग देख लीजिए। कालाजार लीशमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। तो ये नाम भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, किस भारतीय नेता ने जय हिंद का नारा दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, या महात्मा गांधी ने? ठीक है, जय हिंद का नारा आप सभी लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा इसमें दिया था। ठीक है, लेकिन आप लोगों से ये भी पूछा जा चुका है इसमें कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ये आप लोग जानते हैं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था उसके दौरान दिया था। ठीक है, जय हिंद का नारा मूल रूप से चंबाकरमन पिल्लई द्वारा, ठीक है, ये देख लीजिए, चंबाकरमन पिल्लई द्वारा 1907 में गढ़ा गया था। तो गढ़ा था इन्होंने, ठीक है, 1907 में। तो ये भी आप नाम याद रखिएगा। बाद में 1940 के दशक में आबिद हसन के सुझाव पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे भारतीय राष्ट्रीय सेना के नारे के रूप में अपनाया था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देख लीजिएगा। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय एकता और देशभक्त की भावना का प्रतीक बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ें भी पूछी जा रही हैं, तो इनको आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा। देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सब लिंगुअल ग्रंथि, सब डिबुलर ग्रंथि, या आप लोग यहाँ देख सकते हो पैरोटिड ग्रंथि या लेक्रिमल ग्रंथि? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम लोग मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि की अगर बात कर रहे हैं तो ये है इसका आंसर पैरोटिड ग्रंथि, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। देखिए, आप लोग यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ हैं। ये ग्रंथियाँ कानों के ठीक सामने चेहरे के दोनों ओर स्थित होती हैं। ये कुल लार का लगभग 20% उत्पादन करती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस वहाँ पे बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख के जाइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इससे तो रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोग करके जाइए। देखिए, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची में शामिल है? बैंकिंग, रक्षा, पुलिस, वन? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, अगर राज्य सूची में हम लोग अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए राज्य सूची में ये पुलिस शामिल होता है। ठीक है, पुलिस राज्य सूची का विषय है। आप लोग यहाँ नीचे देख भी सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में
विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये सूचियाँ भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एक और होती है अवशिष्ट सूची, ठीक है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, पुलिस राज्य सूची का विषय है, क्योंकि कानून और व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, तो ये राज्य सूची में पुलिस आएगा। ठीक है, बैंकिंग, रक्षा संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं। ठीक है, बैंकिंग और रक्षा आप संघ सूची के विषय मान सकते हैं, जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा। ठीक है, तो इन पर देखो सिंपली समझो, देखो संघ सूची पे कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। ठीक है, राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। समवर्ती पर दोनों राज्य और केंद्र दोनों बनाएंगे। ठीक है, तो वही बताया गया है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, वन समवर्ती सूची में शामिल है। वन यानी केंद्र और राज्य दोनों इन पर कानून बना सकते हैं, जिसका अर्थ है केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं। ठीक है, तो इस पर दोनों सरकारें कानून बनाएंगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से देखिए, और इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, कौन सा कंप्यूटर प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है? ENIAC कहा जाता है या ABC? ठीक है, यूनिवैक या एडवैक? तो इसका राइट आंसर अब बताइए। देखिए, ठीक है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर की यदि बात करें तो ये ABC जो कंप्यूटर है, ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के रूप में हम जान सकते हैं, और इसका आप लोग फुल फॉर्म भी अच्छे से देख लीजिए, अताना शॉप वेरी कंप्यूटर। ठीक है, वेरी कंप्यूटर, तो ये है इसका फुल फॉर्म। इससे फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अचाना सॉफ्टवेरी कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म है ABC का। ठीक है, अटाना, ठीक, अटाना होना चाहिए, अटाना वेरी कंप्यूटर। ठीक है, वेरी सॉफ्ट, ठीक है, को पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें कोई परिवर्तनीय प्रोग्राम नहीं थे। ठीक है, ENIAC को व्यापार के रूप से पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। ठीक, तो ये ENIAC से क्वेश्चन बन सकता है, तो व्यापार के लिए आप मान सकते हो इसे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर तो आएगी, क्योंकि मेन विषय इसमें ये। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, कब लिखा है यहाँ पे? ठीक, कब मनाया गया? 3 मार्च को, 5 मार्च को, 4 मार्च को, या इनमें से कभी भी तक नहीं मनाया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस की बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे ये 5 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 5 मार्च। आप लोग यहाँ देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस हर साल 5 मार्च को आप लोग मना सकते हो। यह दिन वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में निशस्त्रीकरण प्रयासों की भूमिका के बारे में जनता की समझ को गहरा करने में मदद करता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड, तो आप लोग वो भी देख के जाइए। और अगर आपने हमारी पिछली एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो वो सारी देख के जाइए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आप लोग फंसा सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। आप लोगों को सिलेक्शन से आप लोग दूर नहीं रहेंगे अगर जुड़ गए। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग एनालिसिस की वीडियो आपको कराते हैं, जो करंट में आए हुए होते हैं क्वेश्चन, उनको अगर अच्छे से देख के जाएंगे तो आप आसानी से वहाँ क्रैक कर सकते हैं एग्जाम। ठीक है, और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मतलब इससे ही वो भी इससे प्रॉफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक नई एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट वर्कशीट की संख्या होती है। ठीक है, जब आप लोग एक्सेल चलाते हैं तो उसमें कितनी डिफ़ॉल्ट शीट होती हैं? 1 होती है, 2, 3, 5। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, आप सभी लोग अगर चलाए होंगे एक्सेल तो आपको पता होगा इसमें 3 डिफ़ॉल्ट रूप में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जिसे आप तो कम करना हो या बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें देखिए, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
एक नई वर्कबुक बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उनमें 3 वर्कशीट यानी वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 ये ऐसे नाम करके दिए गए होती हैं। उपयोगकर्ता अपनी ज़रूरत के अनुसार इन सीट्स की संख्या बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है, कम करना है या ज़्यादा करना है तो ये चीज़ें आप लोग अपने आप से कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जिम्मेदार था जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी इसके लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, करो या मरो का नारा भी इन्होंने इसी में दिया था, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो ये मुंबई अधिवेशन भी आप लोग देख लीजिएगा। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया, डू आर डाई। ये वाला आप लोग नारा अच्छे से देख लीजिए, ये पूछ चुका है कि ये किस में दिया है गया था नारा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, दिया था महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए, हाल ही में किसे आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? मनोज मेहता को, डॉक्टर सुबोनो बोस को, डॉक्टर मयंक शर्मा को, इनमें से किसी को अभी तक नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, अगर हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अगर बात करें तो डॉक्टर सुबोनो बोस को यह अवार्ड मिल चुका है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए डॉक्टर सुबोनो बोस को हाल ही में आतिथ्य के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आप लोग करंट अफेयर का भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये पूछा जा चुका है ना। देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो ये आज की मैराथन क्लास होने वाली है, क्योंकि आप लोग अगर ये पूरी क्लास देखते हैं तो आपको लास्ट में इतना मज़ा आने वाला है कि अब अच्छे से वहाँ क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? अभिनव बिंद्रा ने, साइना नेहवाल ने, अकर्णो मल्लेश्वरी ने या लवलीन बोरगोहेन ने? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, प्लेइंग टू विन, ठीक है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, जो साइना नेहवाल हैं इन्होंने आत्मकथा अपनी लिखी है, प्लेइंग टू विन। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे, प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट नामक आत्मकथा प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो वर्ष 2012 में प्रकाशित हुई थी। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि साइना नेहवाल से भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये बन चुका है। देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? 1896, 1921 में, या आप लोग देख सकते हो 1935 में, 1943 में। तो ये आप लोग रट चुके होंगे कि पहले आधुनिक ओलंपिक अगर गेम पूछा जाए तो सबको पता होगा 1896 में आयोजित किए गए थे, वो भी आप सभी लोग जानते होंगे, एथेंस में। ठीक है, देखिए यहाँ स्पष्टीकरण भी दिया गया है। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस के एथेंस में आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो ये नाम आप लोग अच्छे से देखिए, डेट भी। ठीक है, यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक पियरे बैरन डी कूबर्टिन के नेतृत्व में किए गए लंबे प्रयासों का परिणाम था। ये खेल प्राचीन ओलंपिक खेलों को श्रद्धांजलि थे। ठीक है, जो 776 ईस्वी से पूर्व 393 ईस्वी तक ग्रीस के ओलंपिया में आयोजित किए गए थे। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा।
ठीक है। तो बेसिकली आप यही देख लीजिए कि ये कब और कहाँ, और ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर बताइए। कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट है, इनपुट है, स्टोरेज है या प्रोसेसिंग है? तो देखिए ये आउटपुट इनपुट से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं स्कैनर कैसा डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, आप इनपुट आउटपुट में कन्फ्यूज होते होंगे लेकिन आज नहीं कन्फ्यूज होंगे। बिल्कुल सिंपल वर्ड है। इनपुट यानी इनपुट वे डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा हम यानी यूजर कंप्यूटर को निर्देश देगा। जैसे हम लोग कीबोर्ड से कंप्यूटर में टाइप करते हैं, उसको कंप्यूटर को समझाते हैं, माउस से कंप्यूटर को समझाते हैं, तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। स्कैनर से कोई फ़ोटो वगैरह होता है, वो कंप्यूटर में समझाने के लिए यानी भेजने के लिए यूज की जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये कंप्यूटर को दी जाएगी। ठीक है, लाइट पेन हो गई और जॉयस्टिक हो गया गेम खेलने के लिए, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर हमको निर्देश देगा, यानी कंप्यूटर जिन जिन माध्यमों से हमको समझाएगा वो आउटपुट डिवाइसेस होंगी। ठीक है, जैसे आप लोग कह सकते हो प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। जैसे आप लोग जानते हो ना, प्रिंटर के माध्यम से कंप्यूटर कोई भी चीज़ हो हमको प्रिंट करके एक पेज पे दे देता है, यानी आउटपुट के रूप में। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए एक स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह भौतिक दस्तावेजों जैसे छवियों या फोटो को कैप्चर करता है और उन्हें डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर समझ और संग्रहित कर सकता है। ठीक है, वही बताया गया है कि कोई फ़ोटो हो गया, ठीक है, छवि कोई हो गया, कैप्चर वगैरह उसे करता है कोई। ठीक है, और बाद में वो स्कैनर में रखेगा, उसके माध्यम से वो डिजिटली रूप में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात कंप्यूटर उसको समझ लेगा, वो स्टोर कर सकते हो आप उसमें कंप्यूटर में। ये चीज़ें हैं। डेटा प्रवाह हमेशा स्कैनर से कंप्यूटर की ओर होता है। तो यही चीज़ें हैं जो आप लोगों को अच्छे से समझना है। देखिए आप लोग, इसके विपरीत एक आउटपुट डिवाइस क्या होंगी? जैसे आप लोग कह सकते हो प्रिंटर, मॉनिटर। ठीक, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सारे आउटपुट होंगे। ठीक, कंप्यूटर इनके माध्यम से हमको समझाएगा। ठीक है, कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करता है और उसे उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है, यानी उपयोगकर्ता को देगा कंप्यूटर। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। आप लोग अच्छे से ये क्लास देख के जाइएगा और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हैं वहाँ पे। देखिए, हड्डियों को जोड़ने वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं? लिगमेंट्स कहते हैं, टेंडन्स कहते हैं, कंड्रोसाइट्स कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, हड्डियों को जोड़ने की वाली संरचनाओं को अगर देखेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं लिगमेंट्स इनको कहते हैं। ठीक है, हड्डियों को जोड़ने की संरचनात्मक इकाई को क्या कह सकते हो? ठीक है, ये जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए लिगमेंट्स रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ों को स्थिर रखते हैं। टेंडेंस मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। हड्डियों को कौन जोड़ेगा? टेंडेंस जोड़ेंगे। ठीक है, कंड्रोसाइट्स देख लो, उपस्थिति ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयाँ होती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग देख के जाइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं और इससे रिलेटेड आप लोग सारे क्वेश्चन करके ही जाइएगा। देखिए, वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई थी? अगर आप लोग शुंग वंश के स्थापक ही जानते हैं तब भी आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। नहीं, ये वाला नहीं। शुंग वंश की स्थापना आप लोग पुष्यमित्र शुंग ने की थी, बट वो यहाँ पे नहीं है। उन्होंने तो मौर्य वंश को समाप्त किया है ना। तो ये अंतिम मौर्य वंश के अंतिम शासक को पूछ रहा है, कौन थे? दशरथ थे या बिटसार थे या बृहद्रथ थे या संप्रति थे? ठीक, तो ये पूछ रहा है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो बृहद्रथ आप सभी लोग जानते हो, इसका बृहद्रथ बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए आप लोग यहाँ पे, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। ठीक है, जिसका शासन 147 ईस्वी से 180 ईस्वी तक चला था।
उसे उसके अपने प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, ये इसी का सेनापति था, इसी ने इसकी हत्या कर दी थी, एक सैन्य परेड के दौरान मार डाला था। इस हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और शुंग वंश या राजवंश की स्थापना की, जिससे मौर्य राजवंश का अंत हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से देखना है। आप सभी लोग जानते हैं भद्रथ जो है वो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट है। 147 से 80 तक इसने शासन किया है। ठीक है, ये जो मेन पॉइंट है आप लोग अच्छे से इन्हें रट लीजिए। और पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की नींव रखी है और ये था सेनापति। ठीक है, ये सेनापति था बृहद्रथ का। तो ये जो मेन पॉइंट है आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए, जनवरी सन 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे हम लोग ट्राई कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये इसका फुल फॉर्म भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीडी वाघेला को नियुक्त किया गया है, या अनिल कुमार लाहौटी को, जे एस दीपक को, आर.एस. शर्मा को। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हो अनिल कुमार लाहौटी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं अनिल कुमार लाहौटी को जनवरी सन 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे हम लोग ट्राई कहते हैं, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने पीडी वाघेला का स्थान लिया है। ठीक है, पीडी वाघेला का स्थान अनिल कुमार लाहौटी ने लिया है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जिनका कार्यकाल सितंबर सन 2023 में समाप्त हो गया था। ठीक है, लाहौटी इससे पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद पर कार्यरत थे। तो ये भी इनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, सितंबर 1916 में निम्नलिखित में से किसने मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी? सुचेता कृपलानी ने, या रास बिहारी बोस ने, एनी बेसेंट ने, लोकमान्य तिलक ने? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, होम रूल लीग जो आप सभी लोग जानते हैं, ये किसने स्थापित किया था? एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, वो भी कहाँ? मद्रास में 1916 में किया था। तो ये चीज़ फैक्ट, ये सारे आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए। देखिए, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वतंत्रता प्राप्त कराना था। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि एनी बेसेंट से क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी? असम ने, या तेलंगाना, हरियाणा, या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड तक इस एनालिसिस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इससे प्रॉफिट हो सके। और प्यारी सी कमेंट करके हमको हमारे कंटेंट और हमारा जो डिस्क्रिप्शन आपके लिए अच्छा छांट के लाते हैं वो ज़रूर हमको बताइए कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, तो देखिए, और अगर आपने हमारी जो एनालिसिस की वीडियो पिछली नहीं देखी वो सारी देख के जाइए, तभी एग्ज़ाम देने आप लोग जाइए, क्योंकि आप लोग अच्छा स्कोर उनसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, इसका अगर राइट आंसर देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर मेज़बानी करेगा कौन? हरियाणा राज्य ने अभी की है। अगर हरियाणा से या आसपास से आप हो तो आप जानते होंगे, दिल्ली से भी होंगे तब भी जानते होंगे। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्मरण, ये संस्मरण भी देख लीजिएगा, मेजबानी हरियाणा राज्य ने की थी। यह आयोजन मूल रूप से सन 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण जून सन 2022 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 21 में होने वाला था बट 22 में हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिए। खेल पंचकूला, चंडीगढ़, अंबाला, शाहाबाद और दिल्ली में आयोजित किए गए थे। तो इन स्थानों पर आयोजित किए गए थे, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, मशीन लैंग्वेज में क्या होता है?
बाइनरी कोड 0 1 कह सकते हो, वो वर्डमाला संकेत या कीवर्ड्स। ठीक है, तो देखिए मशीनी लैंग्वेज तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक, कंप्यूटर है वो बाइनरी वर्ड ही समझता है। ठीक, बाइनरी कोड जैसे हम लोग या फिर इंग्लिश समझ रहे होते हैं या फिर हिंदी समझ रहे होंगे। ठीक, तो उसकी एक वर्डमाला होती है, जैसे ABCD हो गया, छोटा बड़ा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें पर्टिकुलर, तो इसके लिए भी मशीनी लैंग्वेज होती है बाइनरी कोड, और वो 0 और 1 के फॉर्म में होगा। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है। ठीक, आप लोग यहाँ देख सकते हो मशीनरी लैंग्वेज। ठीक है, मशीनी भाषा भी से कह सकते हो। कंप्यूटर मूल भाषा, ये कंप्यूटर की क्या होती है, मूल भाषा होती है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, सीधे समझता है। तो इसे CPU सीधे समझेगा और निष्पादित करता है। ठीक है, यह भाषा केवल 2 अंकों यानी 0 और 1, जिन्हें बिट्स कहा जाता है, का उपयोग करके बनाई जाती है। ये बाइनरी अंक कंप्यूटर में सभी डेटा और निर्देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ठीक है, यही बताया गया है कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 ही समझेगा, बस यही इसकी भाषा है, यानी इसे हम लोग बाइनरी कोड या बाइनरी भाषा कह सकते हो, बाइनरी शब्द। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन अगर आप छोड़ के वहाँ आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल से ही होगा। देखिए, और ये आज की मैराथन क्लास है, तो इसलिए थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो से रिलेटेड भी आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए, हंसराज वर्मा और नानक चंद की पुस्तकों का संबंध किस आंदोलन से था? स्वदेशी आंदोलन से, असहमति आंदोलन से, या आप लोग देख सकते हो गांधी आंदोलन से, विभाजन आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। देखिए, अगर इसमें देखें हंसराज वर्मा और नानक चंद का अगर पुस्तकों का संबंध देखें तो ये स्वदेशी आंदोलन से था। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं हंसराज वर्मा और नानक चंद द्वारा लिखी गई पुस्तकों का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। यह आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्करण करना, ठीक है, या बहिष्कार करना और देश में निर्मित उत्पादों का अपनाना था। ठीक है, देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए, भारत के प्रथम मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंडित नेहरू थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या आप लोग देख सकते हो सरदार पटेल, या गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे होना चाहिए था, थोड़ा हम स्प्रिंट है। ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, मंत्री परिषद के अगर प्रथम अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये आप लोग रट ही चुके होंगे। देखिए, यहाँ पे भारत के प्रथम मंत्री परिषद यानी मंत्रिमंडल जिसे कहते हैं कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो ये 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में मतलब शपथ इन्होंने ली थी, और 14 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। आज़ाद मीन्स कि वो मतलब इसका बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और भारत का, 14 अगस्त 1947। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य, ठीक है, संसद बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो ये तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाह रहे हो तो ये चीज़ें पूछता है कि कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो आप इसमें आज हम आपको सब बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पक्का है आपका। ठीक है, लोकसभा की अगर बात करें तो कितनी होगी? 25 वर्ष। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लोकसभा में जैसे आपके प्रधानमंत्री आते हैं तो 25 वर्ष के होंगे। लोकसभा के जितने सदस्य होंगे सब 25 वर्ष उनकी न्यूनतम आयु होगी। ठीक है, अब आ जाओ 30 वर्ष। ठीक है, अगर 30 वर्ष अभी पूछता तो राज्यसभा। ठीक है, 30 पूछता तो राज्यसभा। ठीक है,
और यहाँ पे दिया गया है 25 वर्ष। ठीक है, 25 तो अभी बताया लोकसभा। ठीक है, 21 दिया गया है। 21 आप सभी लोग जानते हैं। अगर आपको पहले 21 वर्ष थी, मतलब वोट डालने की, ठीक है, 21 वर्ष थी, लेकिन अब वो हटा दी गई है। ठीक है, आपको पंचायत वगैरह, प्रधानी वगैरह लड़ना है, प्रधान वगैरह गांव के हो गए, ठीक, तो 21 वर्ष, और वोट डालने के लिए तो 18 हो ही गई। ठीक है, एक और पूछता है, एक कौन सा पूछेगा, 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष ये तो आप सभी लोग जानते हैं। जैसे आपको राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, राज्यपाल बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, तो इसके लिए ये न्यूनतम आयु है। अब आशा करते हैं आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये अनुच्छेद 84 बी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही बताता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये अनुच्छेद 84 बी बताता है, पूछ सकता है, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। यह आयु मानदंड भारत के प्रधानमंत्री बनने की पात्रता भी है। ठीक है, क्योंकि वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ऐसा लोकसभा के सदस्य होते हैं, सॉरी। देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको अच्छे से देखिए, उनका राइट आंसर बताइए। देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम बताना है। अरुणाचल प्रदेश का है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, किस राज्य का है, तो आप सभी लोग जानते हैं जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको मिलेंगे, 17 व्यक्ति। ठीक है, अगर यही पूछता सबसे ज़्यादा, तो आप सभी लोग रट चुके होंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगर यूटी में पूछे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, ये चीज़ें जो आप लोग अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि सन 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है इसलिए, क्योंकि कोविड-19 के कारण रद्द हो गई थी। 22 में होनी चाहिए थी, सॉरी 21 में, क्योंकि हर 11 साल में होता है। ठीक, 22 साल में होनी चाहिए थी, 22 में। ठीक है, देखिए, अरुणाचल प्रदेश में भारत के सभी सदस्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जहाँ कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर वही 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद मिजोरम 22 प्रति व्यक्ति आप मिल जाएगा 1 किलोमीटर में। फिर सिक्किम 86 मिल जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप क्रम भी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन। तो इसका अब की बार जनगणना कब होगी, सन 2021 में होगी ना, तो 10 साल बाद हर बार जनगणना होती है। सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन जैसे 11 में हुई थी सन 2011 में, अब की बार सन 2021 में होगी ना, क्योंकि फिर 31 में होगी, क्योंकि 21 में कोविड-19 आ गया था। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है कि जनगणना कितने सालों बाद होती है, तो 10 वर्ष बाद हर साल। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता आप सभी लोग जानते हो 25 से 28 दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 आपको धर्म की स्वतंत्रता से ही मिलेंगे, आप लोग यहाँ देख सकते हो। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबद्ध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक, तो ये चीज़ें भी आप लोग देखिए। ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। ठीक है, अन्य विकल्प भी आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे आप सभी लोग जानते हो अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध संबंधी, मतलब कह सकते हो संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो ये देखिए, अनुच्छेद 14 आप सभी लोग जानते होंगे, कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 आप लोग रट ही चुके होंगे, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उपचार का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 यही बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार के रिट जारी करेगा, है ना। और इसी को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसी को ही क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए, 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य में
संबंधित है। ठीक है, किस राज्य में यह किया जाता है लोक नृत्य? देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा। देखिए अगर 13 ताली की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। आप लोग यहाँ देखिए 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान राज्य से संबंधित है। यह नृत्य राजस्थान की कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और अक्सर लोक देवता बाबा रामदेव को समर्पित भक्ति प्रदर्शनों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये जनजाति भी आप लोग देख लीजिएगा कामड़। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 इसका राइट आंसर बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछली शिफ्ट में बन चुके हैं। देखिए सीपीयू में गणनाओं के परिणाम किस यूनिट में स्टोर होते हैं? सीपीयू, ठीक है, एएलयू, एमयू, रजिस्टर्स। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। ठीक है, ये सिंपली कह क्या क्वेश्चन रहा है, जब मतलब कह रहा है सीपीयू में गणनाओं की परिणाम किस यूनिट में स्टोर होते हैं, स्टोर होने की बात कर रहा है, तो आप सभी लोग जानते हो ये रजिस्टर में स्टोर होंगे। ठीक है, रजिस्टर में स्टोर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर गणनाओं के लिए बोला जाए तो एएलयू जो होता है ये गणना करता है। ठीक है, अंक गणित से संबंधित ये है। ठीक है, तो एएलयू इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो देखिए अंक गणित और तर्क इकाई इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अंक गणित और तर्क इकाई, ठीक है, द्वारा उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये परिणाम अस्थायी रूप से सीपीयू के भीतर स्थित विशेष उच्च गति वाली मेमोरी में संग्रहित होते हैं। वही स्टोर मतलब रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं, जिन्हें आप रजिस्टर कह सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। लेकिन ये गणना कौन करेगा? तो ये एएलयू करेगा, लेकिन स्टोर होंगे सीपीयू में, तो ये रजिस्टर में। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। सीयू का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कंट्रोल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। और एमयू यानी मेमोरी यूनिट, आमतौर पर मुख्य मेमोरी जिसे आप रैम कहते हो, रैम का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यही पूछे रैम, एक होता है रोम, ROM। रोम का फुल फॉर्म पूछे तो उससे कहोगे रीड ऑनली मेमोरी। ठीक, रीड ऑनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनका फुल फॉर्म पूछ सकता है। देखो एक बार फिर से देख लीजिए, एएलयू का पूछे तो अंक गणित और तर्क इकाई हो जाएगा। सीयू का अगर पूछे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और अगर सीयू का पूछे कंट्रोल यूनिट, और एमयू मेमोरी यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ऑनली मेमोरी। इनके आप लोग रट लीजिए, ये सारे फुल फॉर्म आपको रटने ही पड़ेंगे। ठीक है, संदर्भित करता है जो रजिस्टरों की तुलना में अधिक मतलब धीमा होता है। ठीक, या धीमी होती है। तो आप लोग अच्छे से इन्हें देख के जाइए, क्योंकि कंप्यूटर एक अच्छा विषय है। आप लोग अगर उसे अच्छे से देखेंगे तो आप लोग अच्छा उसमें भी स्कोर कर सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर बताइए। भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? अभी हमने देखा था 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अपने यहाँ के प्रधानमंत्री तो बन गए थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन पाकिस्तान के बने थे, बताइए आप लोग कौन? मियाँ मोहम्मद अली जिन्ना बने थे, लियाकत अली खां बने थे, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने थे, या हुसैन शाहिद सुहावर्दी बने थे? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर पाकिस्तान का अगर विभाजन जब हुआ था पाकिस्तान और भारत का, तो ये प्रधानमंत्री वहाँ के लियाकत अली खान बन गए थे उस समय के प्रधानमंत्री। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को। आप लोग सभी लोग ये डेट अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ दिया भी गया। देखिए लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद 14 अगस्त 1947 को पदभार संभाला और 1951 में अपनी हत्या तक सेवा की। ठीक, तो ये 1951 तक ये रहे थे। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ, 1951 तक ये रहे थे। ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस ये बन चुके हैं और इससे रिलेटेड भी बन सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से देख के जाइए। देखिए भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार किस योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है? ठीक है, वायसराय योजना। ठीक है, इसी ने विभाजन करवाया था। अभी देखा 14 अगस्त 1947। ठीक,
देखिए डोमिनियन योजना या विभाजन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो माउंटबेटन जो योजना थी इसे आप लोग किस नाम से और जान सकते हो? तो आप सभी लोग जानते हैं कि विभाजन योजना भी इसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान को यही विभाजित करता है। ठीक, उस समय के ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, देखिए माउंट बेटन योजना, जिसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम आप लोग अच्छे से देखिए। ने भारत के विभाजन के लिए एक प्रारूप प्रदान की। इस योजना को विभाजन योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे नाम आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि इसी के आधार पर ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजित किया गया था। तो ये चीज़ें जो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, आप लोग इन्हें रट लीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट एक ज़रूर कीजिए कि आपको ये हमारी जो क्लास है एनालिसिस की कैसी लग रही है, और जो हम लोग इससे संबंधित जो क्वेश्चन लाते हैं अलग से डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आप लोग बताइए कि कैसे आपको लग रहे हैं। ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से करनी है, और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे भी इनको भी उससे प्रॉफिट हो सकता है। और देखिएगा इसका राइट आंसर बताइए, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा घटक लाया गया था। ठीक है, ये कंप्यूटर की पीढ़ी से रिलेटेड, और कंप्यूटर में कौन सा पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में कौन सा मतलब लाया गया है, कौन सा किस में वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर वगैरह, आईसी और एआई किस में आया है, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें पूछता ही रहता है। तो इससे आप लोग रट लीजिए। देखिए वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसे हम लोग आईसी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, आप लोग बताइए दूसरी पीढ़ी में आपको बताना है कौन सा घटक हम लोग लाए थे इसमें। तो आप सभी लोग जानते हैं जो ट्रांजिस्टर है ये दूसरी पीढ़ी में आया था। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पूरा हम लोग इसमें डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। देखिए दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब पहले यूज होता था। पहली पीढ़ी का है वैक्यूम ट्यूब, फिर दूसरी पीढ़ी में क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। ठीक, वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया। ये चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे, अधिक विश्वसनीय और कम बिजली खपत करने वाले थे। तो इन्हीं के कारण इन्हें हटा दिया गया था। आप सभी लोग जानते हैं पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, जब बहुत जल्दी मतलब गर्म हीट वगैरह होने लगते थे, तो इसीलिए जब ये चीज़ें आती रहीं तो कंप्यूटर अच्छा होता रहा। ठीक है, जैसे पहली पीढ़ी में आप सभी लोग जानते हैं, अभी देखा हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। दूसरी पीढ़ी में अभी हमने देखा ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है। ठीक है, अब तीसरी पीढ़ी में क्या आया है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसीएस कह सकते हो, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पेश किया गया है। या ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी में आप लोग माइक्रो प्रोसेसर लेके आए हुए हैं। देख ले यहाँ पे चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। अब जो पांचवी पीढ़ी चल रही है इसमें एआई चल गया है। ठीक, तो आप सभी लोग जानते हैं पांचवी पीढ़ी में एआई। एक बार फिर से इसे रट लीजिए हमारे साथ। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आए। ठीक, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जिसे हम लोग आईसीएस कह सकते हैं। ठीक, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर, पांचवी पीढ़ी में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुके हैं और इससे बनने की संभावना भी है। देखिए यहाँ पे भारत में 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कहाँ हुए थे? दिल्ली में, मुंबई में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में। आप सभी लोग जानते हैं जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में आया था। ठीक है, इसके मतलब जो विरोध प्रदर्शन कहाँ हुए थे आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली में हुए थे। देखिए यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन इसका अच्छे से देखिए, क्योंकि पूरा मटेरियल उसी में भरा पड़ा है। देखिए यहाँ पे रॉलेट एक्ट के विरोध में भारत के विभिन्न शहरों में रैलियां आयोजित की गई। रेलवे कार्यशालाओं में श्रमिकों ने हड़ताल की और दुकानें बंद कर दी। ठीक है, दिल्ली में एक भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 5 व्यक्ति मारे गए। तो ये व्यक्ति आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और 20 घायल हो गए।
पंजाब में विरोध आंदोलन बहुत जोरदार था, जहां 10 अप्रैल को कांग्रेस के दो नेताओं, कह सकते हो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो आप सभी लोग जानते हैं जी, ये 13 अप्रैल 1919 में, ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि यही मतलब ये लोग गिरफ्तार हो गए थे। तो आप लोग जानते हो रॉलेट एक्ट के विरोध में जब आया था, ठीक, तो विरोध में रैलियां वगैरह निकलने लगी, रैलियां निकली तो हड़ताल वगैरह हुई, और बाद में पुलिस ने दिल्ली में मतलब जो थी उसने गोलियां चला दी, ठीक है, जिसमें 5 मर गए और 20 घायल हो गए। इसी के दौरान क्या हुआ, पंजाब में बहुत सारा विरोध होने लगा, ठीक है, वहाँ पे आंदोलन चालू हुए बहुत तेज। तो 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि मतलब वहाँ पे दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पहले रुको, यहाँ पे रॉलेट एक्ट भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक, पहले देखो, ठीक है, रॉलेट एक्ट था मतलब बिना कानून बिना दलील, ठीक है, ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था सभी को, मतलब वकील रखने की भी वो मतलब कह सकते हो कि रखने नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये थी चीज़, तभी इसके विरोध हो रहे थे, ठीक। तभी 13 अप्रैल को यहाँ पे जलियांवाला बाग अमृतसर में क्या हुआ, यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन उस दिन था बैसाखी का दिन, इसीलिए भीड़ लगी थी। और लेकिन वहाँ पे मतलब गोली चला दी गई, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। तो ये पूरी घटना थी इसी के कारण। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इसका विवाद हुआ है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पे इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से डॉट किसने लिखी है, फारसी मतलब किसमें लिखी है, यहाँ पर किसने लिखा है ये नहीं है, किसमें लिखी है ये है, किसमें लिखी है नहीं, कौन सी भाषा में लिखी है, फारसी, अरबी, प्रकृति या उर्दू। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। रिहला आप सभी लोग जानते हैं, ये अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। जब इब्न बतूता भारत में आया था, ठीक है, इसी ने लिखी है। देखिए इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी है। 14वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कराती है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इनको अच्छे से देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे देख के चाहिए। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 10, ठीक, नेशनल वाटर कह सकते हो, नेशनल वाटर वे 10 किस राज्य में स्थित है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए अगर इसमें देखा जाए तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जलमार्ग 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीय जलमार्ग 10, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह विशेष रूप से अंबा नदी पर स्थित है। अंबा नदी आप लोग भी देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम साम्राज्य का नाम क्या था? नंद वंश था, मौर्य वंश था, शिशुनाग वंश था, हर्यक वंश था। तो आप लोग बताइए, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम साम्राज्य का या राजवंश का नाम बताना है। तो ये हर्यक वंश था, इसने मगध वंश साम्राज्य पर शासन किया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य हर्यक वंश था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने लगभग 543 ईसा पूर्व की थी। तो ये डेट भी देख लीजिए किसने की। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा चुकी हैं, तो आप लोग अच्छे से इन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि छोड़िएगा तो नहीं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अगर आप लोग देखेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कर्नाटक में आपको मिलेगा, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में मिलेगा आपको। यहाँ देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में चामराजनगर जिले में स्थित है। यह एक संरक्षित वन और बाघ अभ्यारण्य है, जिसे
1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में ही आया था। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग रट के इसे आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप क्वेश्चन वहाँ नहीं बना पाओगे। तो इन्हें आप लोग रट लीजिए, क्योंकि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है, या आप लोग देखिए नाभिक है, या क्लोरोप्लास्ट है, या राइबोसोम। तो कोशिका का यदि आप केंद्र देखोगे तो आपको नाभिक ही मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, नाम से भी आप जान सकते हो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक होता है, क्योंकि इसमें कोशिका की अधिकांश आनुवंशिक सामग्री, जिसे आप लोग डीएनए कहते हो, होती है। यह कोशिका की गतिविधियों जैसे वृद्धि, चयापचय और प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये चीज़ें यह नियंत्रित करता है, ठीक है। इसे भी आप लोग देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, ठीक है। शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए, किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यह कोशिका के कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा यानी एटीपी का उत्पादन करता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। देखिए, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। देखिए, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 38, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, भारत के संविधान को अपनाने का दिन क्या है? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। आप लोग बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए, संविधान को अपनाने की बात कर रहा है, तो आप सभी लोग जानते हो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था, इसी दिन बन के रेडी हो गया था, ठीक है। तो अगर पूछे और एक और चीज़ पूछता है कि कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन को भारतीय संविधान में क्या मनाते हैं हम लोग? संविधान दिवस के रूप में आप मना सकते हो। भारत में संविधान दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को तभी मनाते हैं, ठीक। संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। इसी दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। आप सभी लोग जानते हो। और इसी दिन हम लोग कानून दिवस भी मनाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो ये आज की मैराथन क्लास है, तो हम सारे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो पिछली शिफ्ट में बने थे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर शब्दावली में बग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ग्रेस हॉपर ने किया था, एडा लवलेस ने किया था, स्टीव वोजनिएक ने किया था, बिल गेट्स ने किया था। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, कंप्यूटर में शब्दावली में अगर बग शब्द का यूज पूछे तो आप सभी लोग जानते हैं ग्रेसर हॉपर ने किया था, ठीक है। ग्रेस हॉपर जो थे, इन्होंने इसका सबसे पहले यूज किया है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, बग शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और नौसेना अधिकारी ग्रेस हॉपर द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये अमेरिका में रहते थे, ठीक। 1947 में उन्होंने हार्वर्ड मार्क सेकेंड कंप्यूटर में एक वास्तविक कीट यानी जिसे आप पतंगा कहते हैं पाया, जो एक रिले के अंदर फंस गया था और खराबी पैदा कर रहा था, ठीक है। उन्होंने उस कीट को लॉन्गबुक में चिपका दिया, ठीक है, लॉन्गबुक में चिपका दिया। तब से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में त्रुटियों या समस्याओं को आप लोग बग कहा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो मतलब बेसिकली उनका नाम याद रख लीजिए, बस काफ़ी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेसर जॉन मॉर्डन, या डी ब्रीज, या चार्ल्स डार्विन, या थॉमस हंट
मॉर्गन। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ठीक है, बस आप लोग एक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इससे प्रॉफिट हो सके, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, और पिछली अगर क्लासेस आपने नहीं देखी तो वो सारी देख लीजिए, क्योंकि आज की ये संडे स्पेशल मैराथन क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, इसी से आप फंसा सकते हैं। ऐसे आप एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, ये सारी क्लासेस देख के तभी भी चाहिए। ठीक है, अगर आप रेलवे ग्रुप टी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी हम इस पे मतलब इसी चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं एनालिसिस, तो वो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए, आनुवांशिक विज्ञान के जनक अगर वर्तमान में देखा जाए तो ग्रेगर जॉन मॉडल मेंडल है ना, मॉडल लिखा है गलत है यहाँ पे, मॉडल नहीं होना चाहिए, ये मेंडल होगा, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ठीक, तो ग्रेगर जॉन यहाँ पे मेंडल दिया है। ठीक है, को उनके मटर के पौधे, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, मटर के मतलब पौधे का नाम पूछ चुका है, मटर का पौधा। ठीक है, पौधों पर किए गए अग्रणी कार्यों के कारण आनुवांशिक का जनक माना जाता है। उन्होंने वंशानुक्रम के मौलिक नियमों की खोज की, जिसमें प्रमुख और अप्रभावी लक्षणों की अवधारणाएं शामिल हैं, और इन सिद्धांतों ने इस बात की नींव रखी कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे विरासत में मिलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए, इसमें बेसिकली यही बताया है, मटर के पौधे पर इन्होंने यूज किए, मतलब प्रयोग किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, तो ये आज की मैराथन क्लास है, लगभग इसमें हम लोग क्लास ख़त्म ही होने वाली है, 4-5 क्वेश्चन और देखेंगे, बस ख़त्म कर देंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, लखनऊ अधिवेशन 1936। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, पूर्ण स्वराज की यदि बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं, लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो इसी में पारित हुआ था। देखिए, पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का ऐतिहासिक प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 हुए लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रस्ताव के बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन मनाया गया था, और 26 जनवरी का यही रीजन है कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारा 26 नवंबर को संविधान बन के रेडी हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया था, अपना लिया गया था, लेकिन डेट का इंतज़ार किया गया 26 जनवरी का, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना, इसीलिए लागू हुआ था क्योंकि हम लोग पहले ही 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे। ठीक है, इसी डेट का इंतज़ार किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक, वही सारी चीज़ें हैं। देखिए, इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? बिहार है, झारखंड है, ठीक है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ होती है, किस राज्य में। तो आपको पता होना चाहिए, जो उड़ीसा राज्य है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन राज्य ऐसे मान सकते हो। ठीक, केला महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। देश के आधे से अधिक बॉक्साइट भंडार उड़ीसा में पाए जाते हैं। उड़ीसा के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्रों में आप मान सकते हो कि कोरापुट, ठीक है, और कालाहांडी और रायगढ़ और बोलनगीर और सुंदरगढ़ जैसे जिलों में स्थित है। बॉक्साइट एल्युमिनियम उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण अयस्क माना जाता है, तो ये भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, महात्मा गांधी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद क्या प्रमुख कार्य किए? असहमति आंदोलन शुरू किए,
या गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, या विभाजन के विरोध में लड़ाई शुरू की, या ब्रिटिश कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो आप सभी लोग जानते हो 9 जनवरी 1915 को भारत गांधी जी लौट के आए थे। ठीक है, 9 जनवरी को इसीलिए हम प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये आप लोग रट ही चुके होंगे। देखिए यहाँ पे चंपारण, गांधी जी ने चंपारण शुरू किया था। ठीक है, 3 कठिया आप सभी लोग जानते हैं खेती पे। ठीक है, नील सत्याग्रह। ठीक है, देखिए यहाँ पे गांधी 1915 में भारत लौटे और 2 साल बाद 1917 में आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। उन्होंने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किसानों के समर्थन के लिए आयोजित किया गया था, जिन्हें ब्रिटिश शासन के तहत नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। तो वही से 3 गठिया भी आप कह सकते हो। ठीक है, यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह था, जिसने भारत में गांधी जी के आगमन को चिन्हित किया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं 1917 को चंपारण यानी चंपारण शुरू हुआ था। ठीक है, इसे नील कटिया विद्रोह कह सकते हो, चंपारण, या इसे कहते हो नील खेती वाला वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। देखिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको बताना है। टेस्ला होता है, वेबर होता है, हेनरी होता है, या आप लोग देख सकते हो फैराड होता है। तो आप लोग बताइए, क्योंकि एसआई मात्रक से क्वेश्चन बन रहे हैं और ये मिल भी चुका है। देखिए यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का अगर एसआई मात्रक देखें तो वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर आपको मिलेगा। यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में सभी देख सकते हो। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, वेबर होता है। इसे दर्शाया जाता है। ठीक है, टेस्ला का अगर पूछे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन मापेगा, टेस्ला में मापते हैं हम लोग। ठीक है, हेनरी जो होता है, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक माना गया है। ठीक है, तो प्रेरकत्व का अगर देखा जाए तो हेनरी जो मात्रक आप लोग देख सकते हो। ठीक, और यहाँ पे फैराड आप लोग देख सकते हो, धारिता का मात्रक आप मान सकते हो, एसआई मात्रक। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन घूम फिर के आपके पास मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आ चुका है। देखिए भारत का संविधान किसकी प्रेरणा से तैयार किया गया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा, मतलब से प्रेरित होके, या अमेरिकी संविधान से, आयरिश संविधान से, भारतीय संविधान सभा द्वारा। ठीक, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो ये आज हम लोग नहीं करेंगे, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इससे रिलेटेड आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर करना तो ना ही भूलिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप लोग इससे रिलेटेड अगर वो भी देखेंगे तो उनको भी इससे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारी पिछली एनालिसिस की वीडियो नहीं देखें तो सारी देख लीजिए, और रेलवे ग्रुप डी की भी हम एनालिसिस की वीडियो करा रहे हैं तो वो भी देख के, अगर आपका एग्ज़ाम मतलब अभी है तो आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली एनालिसिस वीडियो में।